हाँ, क्या आपने कभी आसमान में बादलों को देखकर उनमें किसी चेहरे या जानवर का आकार ढूंढने की कोशिश की है? हाँ बिल्कुल, बचपन में तो बहुत किया है ऐसा। मतलब हम सभी करते हैं ना। बिल्कुल। तो हाल ही में मैं इंटरनेट पर कुछ विजुअल इल्यूजन वाली तस्वीरें देख रहा था। अच्छा, किस तरह की तस्वीरें थी वो? बहुत ही साधारण सी तस्वीरें थी। मतलब मैं स्लाइड दर स्लाइड आगे बढ़ रहा था और किसी में पेड़ों की छाल की बनावट थी तो किसी में आसमान के बादल थे और कुछ में प्राचीन मंदिरों के पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी थी। लेकिन जब आप उन पैटर्न्स को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो लगभग हर स्लाइड में बड़ी चालाकी से एक गुप्त शब्द छुपा हुआ था। एक गुप्त शब्द? क्या लिखा था उसमें? वो शब्द था विवेक, अंग्रेजी के अक्षरों में VIVEK। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक बार जब आपकी नजर उस छिपे हुए शब्द पर पड़ जाती है तो फिर आप उसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। अरे वाह, ये तो इंसानी दिमाग की एक बहुत ही दिलचस्प खूबी है। हमारा दिमाग बेतरतीब चीजों में भी पैटर्न ढूंढने के लिए प्रोग्राम किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो विवेक शब्द का अपने आप में एक बहुत ही गहरा अर्थ है। हिंदी में विवेक का मतलब है बुद्धिमत्ता, सोचने समझने की गहरी शक्ति, या जिसे हम विजडम कहते हैं। हाँ, और सच कहूं तो उस इल्यूजन ने मुझे आज की हमारी इस गहन चर्चा के विषय के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम एक ऐसे जीव पर अपनी इस गहराई भरी पड़ताल करेंगे जो शायद मानव इतिहास के सबसे बड़े इल्यूजन का शिकार रहा है। मतलब सबसे बड़े धोखे का शिकार? बिल्कुल। हम जब भी उन्हें देखते हैं तो हमें एक रंग बिरंगा जोकर या हमारी आवाज की नकल करने वाला एक रट्टू तोता दिखाई देता है। हाँ, हम सभी को ये लगता है कि हम कुछ बोलेंगे और वे बस उसे बिना समझे दोहरा देंगे। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा मिशन ये समझना है कि सदियों से जिन्हें हम केवल नकल करने वाला जीव मानते आए हैं वो असल में प्रकृति के सबसे चतुर जीव कैसे हैं। आज का हमारा विषय है तोतों की रहस्यमयी दुनिया, मिथक से विज्ञान तक। ये तो बहुत ही शानदार विषय है और अगर हम इस पूरी चर्चा को व्यवस्थित करें तो हम इसे 3 मुख्य स्तंभों में बांट सकते हैं। बिल्कुल, बताइए। पहला, हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय संस्कृति और इतिहास की। दूसरा, उनकी भाषा, टेलीपैथी और असाधारण बुद्धिमत्ता पर बात करेंगे। और तीसरा और आखिरी हिस्सा होगा उनके विकास यानी इवोल्यूशन और उनके जीव विज्ञान के पीछे का विज्ञान। ये समझना जरूरी है कि वे ऐसे बने कैसे। तो चलिए बिना देर किए इतिहास के पन्नों से ही शुरुआत करते हैं। आज जब मैं तोते के बारे में सोचता हूँ तो ईमानदारी से कहूँ मेरे दिमाग में सबसे पहली छवि एक पिंजरे में कैद पक्षी की आती है जो हरी मिर्च खा रहा है और मिट्ठू बोल रहा है ना? बिल्कुल वही। लेकिन जब हम आज के स्रोत सामग्री को देखते हैं, खासकर प्राचीन भारतीय ग्रंथों को, तो ये देखकर हैरानी होती है कि हमारे पूर्वज इन्हें किस तरह देखते थे। हाँ, प्राचीन भारत में इनका रुतबा कुछ और ही था। मैंने पढ़ा कि 1500 से 1200 ईसा पूर्व के ऋग्वेद में तोतों का जिक्र मिलता है। वहां उन्हें तित्ती कहा गया है। बिल्कुल, तित्ती। और सबसे अजीब बात ये लगी कि उन्हें पीलिया यानी जॉन्डिस जैसे रोगों को दूर करने वाला एक पवित्र जीव माना गया था। मतलब एक पक्षी और बीमारी का इलाज। ये लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में अक्सर रंगों का बहुत महत्व होता था। अच्छा, रंगों का? हाँ, तोतों का चमकीला पीला और हरा रंग शायद उस समय के लोगों को पीलिया की बीमारी के लक्षणों से जोड़ता हो और इसी वजह से एक विश्वास पैदा हो गया कि वे इस बीमारी को सोख सकते हैं। अरे वाह, मतलब वे प्रकृति को कितने अलग नजरिए से देखते थे। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें 1200 से 900 ईसा पूर्व के यजुर्वेद की तरफ, तो वहां एक बहुत ही ऐतिहासिक बात मिलती है। क्या बात है वो? यजुर्वेद दुनिया का वो पहला लिखित ग्रंथ है जहां तोतों द्वारा इंसानी आवाज की नकल करने का एकदम साफ प्रमाण मिलता है। मतलब आज से 3000 साल पहले भी इंसान इस बात से अचंभित था कि एक पक्षी इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है। हाँ, और सिर्फ अचंभित नहीं थे, उन्होंने इसे ज्ञान और कला के बहुत ऊंचे स्तर पर रखा। आप देखिए, तोता प्रेम के देवता कामदेव का वाहन है। हाँ, ये मैंने सुना है। इसके अलावा दक्षिण भारत में देवी मीनाक्षी और महाविद्या मातंगी के हाथों में भी तोता विराजमान है। मातंगी देवी तो 64 कलाओं की देवी मानी जाती हैं, जैसे संगीत, चित्रकला और ये सब। बिल्कुल। उनके हाथ में तोते का होना इस बात का प्रतीक है कि हमारे पूर्वजों तोतों को केवल एक मनोरंजक जीव नहीं बल्कि एक बौद्धिक साथी मानते थे। जब आप बौद्धिक साथी कहती हैं तो मुझे यहाँ कहानी याद आ रही है और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कौन सी कहानी? 12वीं सदी के एक बहुत ही मशहूर संस्कृत ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, शुक सप्तति, जिसका मतलब है तोते की 70 कहानियां।
ये तो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। हाँ, और इसकी कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। होता यह है कि एक पालतू तोते की मालकिन का पति किसी लंबी यात्रा पर गया है अच्छा। और पीछे से वो मालकिन किसी और के प्रति आकर्षित हो जाती है। वो घर से बाहर जाकर कोई गलत कदम उठाने ही वाली होती है कि वो पालतू तोता उसे रोकने के लिए कहानियां सुनाना शुरू करता है। ये बहुत ही चतुर तरीका था। बिल्कुल, वो लगातार 70 रातों तक उसे एक से बढ़कर एक दिलचस्प कहानियां सुनाता है और हर कहानी को एक ऐसे सस्पेंस वाले मोड़ पर लाकर रोक देता है कि मालकिन घर से बाहर जाने का विचार ही छोड़ देती है। मतलब वो तोता एक पूरा मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा था। ये कहानी दिखाती है कि हमारे अवचेतन मन में सदियों से ये बात बैठी है कि तोते कितने चतुर कथावाचक हो सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकूंगा। जी बिल्कुल। प्राचीन कहानियों में तो जानवरों को इंसानी रूप और दिमाग देना बहुत आम बात है। पंचतंत्र में भी जानवर बात करते हैं। हाँ, वो तो है। तो एक आधुनिक नजरिए से मेरा सवाल ये है कि क्या इस बुद्धिमत्ता का कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या विज्ञान ने कभी ये साबित किया है कि अखरोट के आकार के दिमाग वाला ये जीव सच में इतना समझदार हो सकता है? आपका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और विज्ञान ने इसका जो जवाब दिया है वो उन प्राचीन कहानियों से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। चलिए सीधे आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं। मैं सुनने के लिए बेताब हूं। डॉक्टर इरेन पेपरबर्ग का नाम सुना है आपने? उन्होंने एलेक्स नाम के एक अफ्रीकन ग्रे पैरेट पर एक बहुत ही मशहूर शोध किया था। हाँ, मैंने एलेक्स के बारे में रिसर्च में थोड़ा पढ़ा है। और ये शोध कोई 1 या 2 साल नहीं बल्कि 1976 से लेकर 2007 तक पूरे 30 साल चला था। 30 साल? मतलब एक वैज्ञानिक ने अपना पूरा करियर एक तोते को समझने में लगा दिया। बिल्कुल। और जब आप एलेक्स के आंकड़े देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वो 50 अलग-अलग वस्तुओं को पहचान सकता था। उफ, 50? हाँ, और वो 7 रंगों में फर्क कर सकता था, 6 तक की गिनती कर सकता था। और सबसे बड़ी बात जो विज्ञान को हिला देने वाली थी, क्या थी वो? उसे शून्य यानी जीरो की अवधारणा समझ में आती थी। एक मिनट रुकिए, शून्य? शून्य या कुछ ना होने का कॉन्सेप्ट तो इंसानी बच्चों को भी आसानी से समझ नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या वो सच में गणित कर रहा था या फिर उसे सिर्फ ट्रेनिंग दी गई थी कि जब सामने कुछ ना हो तो उसे जीरो बोलना है ताकि उसे खाने को कुछ मिल सके? ये एक बहुत ही शानदार और आलोचनात्मक सवाल है। डॉक्टर पेपरबर्ग भी इस बात को जानती थीं। इसीलिए उन्होंने एलेक्स की परीक्षा रटे रटाए तरीकों से नहीं ली। तो उन्होंने क्या किया? वे एलेक्स के सामने एक ट्रे रखती थीं जिसमें अलग-अलग रंगों के ब्लॉक्स होते थे। मान लीजिए कुछ लाल, कुछ हरे। और फिर वे पूछती थी, एलेक्स, ट्रे में कितने नीले ब्लॉक्स हैं? अच्छा, और एलेक्स ने उस ट्रे को पहले कभी नहीं देखा होता था? बिल्कुल नहीं। वो ट्रे को देखता, उसका विश्लेषण करता और जब उसे एक भी नीला ब्लॉक नहीं दिखता तो वो जवाब देता कोई नहीं, यानी नन। अरे बाप रे! ये कोई रटना नहीं था, ये उस श्रेणी के ना होने को पहचानना था। ये सच में अविश्वसनीय है। लेकिन एलेक्स की जिस घटना ने मेरे सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया, वो उसका एक सवाल था। आप उस आईने वाली घटना की बात कर रहे हैं? हाँ, एलेक्स दुनिया का पहला और शायद एकमात्र गैर इंसानी जीव है जिसने खुद से जुड़ा एक अस्तित्ववादी सवाल पूछा था। बिल्कुल, जिसे हम एग्जिस्टेंशियल सवाल कहते हैं। उसने एक दिन आईने में खुद को देखा और डॉक्टर पेपरबर्ग से पूछा, मेरा रंग क्या है? व्हाट कलर एम आई? जी हाँ, और ये विज्ञान के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था। एक जानवर का अपने ही भौतिक वजूद के बारे में सवाल करना। ये कोई छोटी बात नहीं है। किसी जानवर का खाने के लिए चिल्लाना एक अलग बात है, लेकिन आईने में देखकर अपनी ही पहचान पर सवाल करना, ये तो चेतना का वो स्तर है जो हम केवल इंसानों में देखते हैं। या शायद चिंपैंजी जैसे प्राइमेट्स में। एलेक्स केवल जानकारी को प्रोसेस नहीं कर रहा था, वो अपने होने का मतलब समझ रहा था। बिल्कुल। और उसकी यह चेतना केवल तार्किक नहीं थी, बल्कि बहुत भावनात्मक भी थी। 2007 में अपनी मृत्यु से ठीक पहले उसने डॉक्टर पेपरबर्ग से जो आखिरी बातें कही थी, वे बहुत भावुक करने वाली थी। उसने क्या कहा था? उसने कहा था, तुम अच्छी रहना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कल मिलते हैं। उफ, ये तो रोंगटे खड़े करने वाला है। एलेक्स के पास 100 से ज्यादा शब्दों की डिक्शनरी थी, लेकिन उसने किसी रैंडम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसने उन शब्दों का बिल्कुल सही संदर्भ और भावना के साथ इस्तेमाल किया। मतलब ये सिर्फ रटना नहीं था, ये गहरी भावनाओं को दर्शाता है। बिल्कुल। नाम था नकीसी। नकीसी की केस स्टडी तो विज्ञान के नियमों को ही चुनौती देती है। बिल्कुल।
डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रेक और एमी मॉर्गाना ने इस तोते पर शोध किया था और उनके नतीजे तो सीधे सीधे टेलीपैथी की ओर इशारा करते हैं। मतलब बिना कुछ बोले एक दूसरे के विचारों को पढ़ना। हाँ, मेरा सवाल यह है कि क्या हम सच में विज्ञान में टेलीपैथी की बात कर रहे हैं? देखिए, विज्ञान में हम सिर्फ दावों पर नहीं जाते, हम डेटा और कार्यप्रणाली पर बात करते हैं। और नकीसी के मामले में कार्यप्रणाली बहुत ही सख्त थी। थोड़ा विस्तार से बताइए। नकीसी के पास 700 से अधिक शब्दों की शब्दावली थी। एमी मॉर्गाना, जो उसकी मालकिन थी, उनका नकीसी के साथ एक बहुत ही गहरा मानसिक जुड़ाव था। प्रयोग के दौरान एमी को एक बिल्कुल अलग और बंद कमरे में बिठाया गया। वहां वे बिना कुछ बोले केवल कुछ रैंडम तस्वीरें देख रही थीं। और नकीसी कहाँ था? नकीसी एक अलग कमरे में था जहां उस पर कैमरे से नजर रखी जा रही थी। डेटा में ये देखा गया कि एमी जो तस्वीर देख रही होती थी, नकीसी उसी समय अक्सर उस तस्वीर से जुड़ा बिल्कुल सही शब्द बोल देता था। लेकिन एक मिनट, अगर किसी तोते के पास 700 शब्द हैं तो वो दिन भर में कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। मैं ये तर्क दे सकता हूँ कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, मतलब तुक्का लग गया होगा। आपकी तरह ही बहुत से वैज्ञानिकों ने भी यही तर्क दिया था, और इस इत्तेफाक की गुंजाइश को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही कड़ा वैज्ञानिक परीक्षण किया। वो परीक्षण क्या था? उन्होंने 131 सीलबंद लिफाफे तैयार किए जिनमें अलग अलग तस्वीरें थीं। एमी उन लिफाफों को खोलती और तस्वीर देखती। इन 131 परीक्षणों में से नकीसी ने 71 बार बिल्कुल सटीक जवाब दिए। 71 बार? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। अब विज्ञान में कोई चीज सिर्फ एक तुक्का है या इसके पीछे कोई असली कारण है, ये जांचने के लिए पी वैल्यू नाम का एक पैमाना होता है। जरा इससे आसान भाषा में समझाइए हमारे श्रोताओं के लिए। आमतौर पर विज्ञान में अगर पी वैल्यू 0.05 है तो उसे एक ठोस प्रमाण माना जाता है। अच्छा। नकीसी के इस प्रयोग का पी वैल्यू था 0.00025। मतलब ये महज एक इत्तेफाक हो, इसकी संभावना न के बराबर है। बिल्कुल, शून्य के बराबर। इसका सीधा सा गणितीय मतलब ये है कि ये कोई तुक्का नहीं था। विज्ञान आज भी इस डेटा को देखकर हैरान है। ये तो सच में दिमाग की नसें खोल देने वाला डेटा है। मतलब एक इंसान और एक तोते के बीच ऐसा मानसिक जुड़ाव हो सकता है। हाँ, ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा रहस्य है। खैर, ये तो बात हुई एक व्यक्तिगत तोते की बुद्धिमत्ता की, लेकिन जब वे अपने समाज में होते हैं तब क्या होता है? मैंने देखा कि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने मॉन्क पैराकीट नाम के तोतों के सामाजिक व्यवहार पर भी एक शोध किया है। जी हाँ, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट का वो शोध मुख्य रूप से उनकी कॉन्टैक्ट कॉल्स पर केंद्रित था। कॉन्टैक्ट कॉल्स? हाँ, यानी वो आवाज जिसके जरिए वे एक दूसरे को पुकारते हैं या संपर्क करते हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, जैसे मैं जब ऑफिस में मीटिंग में होता हूं तो मेरी भाषा, मेरे शब्द बहुत ही फॉर्मल होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब मैं शाम को अपने करीबी दोस्तों के साथ बैठता हूं तो मेरा लहजा, मेरी टोन, सब कुछ बदल जाता है। क्या मॉन्क पैराकीट्स भी ऐसा ही करते हैं? आपने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया है। मॉन्क पैराकीट्स में ठीक यही वोकल फ्लेक्सिबिलिटी यानी आवाज का लचीलापन पाया जाता है। अरे वाह, सच में? हाँ, शोधकर्ताओं ने पाया कि वे एक बड़े झुंड में एक सामान्य आवाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वे अपने सबसे करीबी दोस्तों के समूह में होते हैं तो वे अपनी आवाज को जानबूझकर बदल लेते हैं। ताकि वे खुद को अलग दिखा सकें? बिल्कुल, ताकि वे खुद को विशिष्ट और अलग दिखा सकें। उनका यह सामाजिक ताना बाना बहुत हद तक इंसानों या बंदरों के समाज से मिलता जुलता है। ये सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में जीव विज्ञान और विकास को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। पूछिए। देखिए, एक तोता मूलतः एक पक्षी है। उसका प्राथमिक काम है हवा में उड़ना, अपना खाना ढूंढना और शिकारियों से बचना। सही बात है। इन सब कामों के लिए उसे मॉन्क पैराकीट जैसे जटिल सामाजिक नेटवर्क या एलेक्स की तरह इतने बड़े दिमाग की क्या जरूरत पड़ गई? विकास ने एक छोटे से पक्षी को इतना बड़ा दिमाग क्यों दिया? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसका जवाब हमें मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट की ही एक और बहुत बड़े अध्ययन में मिलता है। अच्छा, क्या था उस अध्ययन में? उन्होंने 244 अलग अलग प्रजातियों के लगभग 1,33,000 तोतों के डेटा का विश्लेषण किया। बाप रे, इतना बड़ा डेटा? हाँ, और वहां से एक सिद्धांत निकलकर आया जिसे कॉग्निटिव बफर हाइपोथेसिस कहते हैं। कॉग्निटिव बफर हाइपोथेसिस? सीधे शब्दों में इसका क्या मतलब है? सीधे शब्दों में कहें तो दिमाग जितना बड़ा होगा, जीवन उतना ही लंबा होगा।
इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। एक बड़ा दिमाग किसी जीव की उम्र कैसे बढ़ा सकता है? ये बफर आखिर काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, जंगल में जीवित रहना कोई आसान काम नहीं है। मान लीजिए अचानक कोई बहुत बड़ा सूखा पड़ जाता है। अब एक छोटे दिमाग वाला पक्षी जो केवल अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों पर निर्भर है, वो शायद हर रोज उसी सूख चुकी झाड़ी पर खाना ढूंढने जाएगा और अंततः भूख से मर जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो बदलाव के हिसाब से खुद को ढाल नहीं सकता। लेकिन तोते का बड़ा दिमाग उसके लिए एक बफर यानी एक सुरक्षा कवच का काम करता है। अच्छा, तो वो सूखे में कोई नया रास्ता निकाल लेगा। हाँ, उसका बड़ा दिमाग उसे समस्या को सुलझाने की लचक देता है। वो शायद ये समझ जाएगा कि अब फल नहीं है, तो किसी बहुत ही कठोर अखरोट या बीज को कैसे तोड़ा जाए, जिसे उसने पहले कभी नहीं खाया था। बिल्कुल, या वो खाने की तलाश में किसी बिल्कुल नए इलाके में चला जाएगा। उनका ये दिमागी लचीलापन उन्हें अचानक आई आपदाओं से बचा लेता है। और इसी वजह से वे लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। नहीं होगी कि इसी बुद्धिमत्ता के कारण तोतों की कुछ प्रजातियां 80 साल तक जिंदा रह सकती हैं। 80 साल, ये तो एक पूरी इंसानी जिंदगी के बराबर है। जरा सोचिए, एक पक्षी जो 80 के दशक से लेकर आज तक की दुनिया देख चुका है। ये सच में चकरा देने वाला है ना? बिल्कुल। और जब किसी जीव के पास इवोल्यूशन के इतने लाखों साल और इतना लंबा जीवन काल हो, तो प्रकृति में एक बहुत ही अद्भुत विविधता जन्म लेते हैं। हाँ, तोतों की विविधता तो दुनिया भर में मशहूर है। जब हम दुनिया भर के तोतों को देखते हैं, तो वो सिर्फ हमारे आसपास उड़ने वाले हरे पक्षी नहीं है। न्यूजीलैंड के काकापो को ही ले लीजिए। काकापो विकास क्रम का एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है। मैंने पढ़ा कि ये दुनिया का सबसे भारी तोता है। बिल्कुल, इसका वजन एक बिल्ली के बराबर होता है और अपने इसी भारीपन के कारण ये उड़ नहीं सकता। ये बहुत दिलचस्प है कि एक तरफ जहां काकापुर उड़ नहीं सकता, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास हायासिंथ मकाओ है। हायासिंथ मकाओ दुनिया का सबसे बड़ा तोता है। हाँ, ये 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसका नीला रंग जितना खूबसूरत है, इसकी चोंच उतनी ही खतरनाक। बिल्कुल, हायासिंथ मकाओ की चोंच में इतनी ताकत होती है कि वो एक कड़क नारियल को एक झटके में ऐसे तोड़ सकता है जैसे कोई सूखी टहनी हो। उफ। और इन सब के बीच एक ऐसा तोता भी है जो किसी रहस्य से कम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का नाइट पैरेट। हाँ, नाइट पैरेट बहुत ही रहस्यमयी है। ये इतना शर्मीला है और इतने गुप्त तरीके से रहता है कि पिछले 100 सालों में इसे केवल 3 बार इंसानों द्वारा देखा गया है। ये पक्षियों की दुनिया के किसी भूतिया पक्षी जैसा है। बिल्कुल, लेकिन ये विविधता तो कमाल की है ही। इसके साथ ही इन अद्भुत जीवों के बारे में कुछ बहुत ही व्यवहारिक तथ्य भी हैं, जो हम सबको पता होने चाहिए। मैं श्रोताओं के साथ कुछ तथ्य साझा करना चाहूंगी। इनकी शारीरिक क्षमताएं बेजोड़ हैं। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण तोता इतनी तेज उड़ान भर सकता है कि वो महज 50 मिनट के अंदर पूरी दिल्ली पार कर सकता है? अरे वाह, 50 मिनट में पूरी दिल्ली? ये तो दिल्ली के ट्रैफिक से कहीं ज्यादा तेज है। बिल्कुल। और एक बहुत ही जरूरी चेतावनी भी है जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। वो क्या? हम इंसान अक्सर ये गलती करते हैं कि जो चीजें हमें खाने में पसंद है, हम प्यार से वही चीजें जानवरों को भी खिला देते हैं, जैसे कि चॉकलेट। चॉकलेट तो सबको पसंद है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी तोते या पक्षी को चॉकलेट खिलाते हैं तो वो उनके लिए सीधा जहर है। चॉकलेट में थियोब्रोमाइन नाम का एक तत्व होता है। अच्छा। ये इंसानों के लिए तो सुरक्षित है, लेकिन तोतों के नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से फेल कर सकता है। ये उनकी जान ले सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और जब हम चेतावनियों की बात कर ही रहे हैं, तो हमें भारत के कानूनी पहलू को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू है। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय पक्षी को, विशेष रूप से भारतीय तोते को, पकड़ना या उसे पिंजरे में पालना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये एक दंडनीय अपराध है। और ये कानून इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप किसी जीव की बुद्धिमत्ता के स्तर को समझ जाते हैं तो उसे एक छोटे से पिंजरे में कैद करना महज एक कानूनी अपराध नहीं बल्कि एक नैतिक अपराध लगने लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो बात बिल्कुल साफ है। तोते केवल हमारी भाषा की नकल करने वाले रट्टू पक्षी नहीं हैं। उनका जटिल समाज, गहरी भावनाएं, टेलीपैथी के संकेत और 80 साल का लंबा जीवन उन्हें धरती के सबसे बुद्धिमान जीवों की श्रेणी में खड़ा करता है। आपकी बात 100% सही है।
और अब इस डीप डाइव के अंत में मैं हम सबका ध्यान वापस उसी इल्यूजन की ओर ले जाना चाहता हूं जिससे हमने शुरुआत की थी। वो गुप्त शब्द जो उन विजुअल स्लाइड्स में छिपा हुआ था। हाँ, वो शब्द था विवेक। शुरुआत में जो हमें सिर्फ एक नजरों का धोखा लग रहा था, स्लाइड दर स्लाइड छिपा हुआ एक शब्द असल में वही इन पक्षियों की सबसे बड़ी और असली पहचान है। बिल्कुल, विवेक यानी बुद्धिमत्ता। उनका विवेक हमेशा से हमारे सामने था, बस हम उसे देख नहीं पा रहे थे। और प्रकृति की इस अनमोल बुद्धिमत्ता का असली सौंदर्य पिंजरों में कैद रहने में नहीं, बल्कि खुले आसमान में आजाद उड़ने में है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। तो हमारे सभी श्रोताओं से ये गुजारिश है कि अगर विवेक और ज्ञान से भरी हमारी ये डीप डाइव आपको पसंद आई हो तो इस चर्चा को लाइक करें और ऐसी ही अद्भुत जानकारियों के लिए इस ज्ञान के सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल, हमें आपका